नमस्कार। डिजाइना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर। आपके पास पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म विभाग है। संघ की बहुत नज़दीकी मानी जाती है और अगर मैं ये कहूं कि उन्हें शिवराज मंत्रिमंडल में संघ के कोटे से जगह मिली है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। विचारधारा को समर्पित हैं और विचारधारा को समर्पण इतना है कि उसके लिए वे किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। और जब मध्य प्रदेश में मलाईदार विभागों के लिए झगड़े हो रहे थे, जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद विभागों का वितरण इसलिए रुका हुआ था कि किसको क्या मिलेगा, और सिंधिया जी और शिवराज जी चौहान के खेमे में एक तरह की रस्साकसी चल रही थी, उस समय में जो लोग बहुत निश्चिंत भाव से, बिना किसी राग के, बिना किसी देश के, बिना किसी लाभ और लोभ के शांति से बैठे हुए थे, उनमें सुश्री उषा ठाकुर भी एक थी, क्योंकि वे जानती थी कि उन्हें जो भी विभाग मिलेगा वो उनके हृदय के नजदीक का होगा, वो उस मानस का होगा जिसके लिए वो जीवन पर्यंत काम करती रही। उषा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, शपथ मिल गई, उसका विभागों का बंटवारा नहीं हुआ और बहुत सारी जोड़ तोड़ चल रही थी। लोग लगे हुए थे कि मैं वरिष्ठ हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि आपको भी कोई ऐसा मलाईदार विभाग मिले? मुझे सबसे ज्यादा मलाईदार विभाग मिला है, जो पीढ़ियों का निर्माण करेगा, जो हर नागरिक के दिल और दिमाग में संस्कृति का मंदिर स्थापित करेगा। नहीं, मलाई का मतलब पीढ़ियों का निर्माण करना नहीं होता दीदी। मलाई का मतलब जो है, मलाई है। परिभाषाएं अलग अलग हैं प्रतीक जी, आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग है। ये जैसे मैंने कहा कि जो संस्कृति, पर्यटन, अध्यात्म, ये बिल्कुल संघ की विचारधारा वाले विषय हैं। संघ पूरे जीवन भर से इन विचारों पे काम करता रहा है। हमेशा से उसने कहा कि संस्कृति को पर्यटन से जोड़ना चाहिए, पर्यटन को संस्कृति से जोड़ना चाहिए। अध्यात्म हमारे जीवन का विषय है, अध्यात्म के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये क्या इसलिए आपको ये तीनों विभाग दिए गए क्योंकि आप संघ की खांटी स्वयंसेवक हैं और संघ की विचारधारा पर चलने वाली नेता हैं? जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि संगठन भरोसा करता है मुझ पर। ये विषय संघ के विचार को कैसे आगे बढ़ाने में सहायक साबित हो सकते हैं? संघ का विचार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है और किसी भी देश की अस्मिता, उसकी पहचान उसकी संस्कृति से ही होती है। संस्कृति राष्ट्र की रीढ़ है, आध्यात्म उसका प्राण है और इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों का काम के लिए मिलना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। देखिए, पर्यटन के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार जो पैदा होते हैं जी, वो पर्यटन से होते हैं, टूरिज्म से होते हैं। एक टूरिज्म स्पॉट अगर बन जाए तो वहाँ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है। कुछ नहीं तो आप भुट्टे ही बेचने लग जाएगी तो सुबह शाम तक 100 रुपये कमा के चले आएंगे। और हम देखते हैं, अब आपको ये पर्यटन जो विभाग मिला है, ये इसको आप किस रूप में देख रही हैं? इसके लिए आपके पास क्या परिकल्पना है, क्या आपके पास एक नक्शा है इसके भविष्य का? क्योंकि अभी तो पर्यटन विभाग बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड के इन 5 महीनों में जिन दिक्कतों को उसने देखा, जैसी स्थिति अनुकूल होंगी, प्रभु कृपा से तत्काल विभाग निकलकर इससे बाहर आएगा। और मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग अपने आप में बहुत सक्षम, बहुत समर्थ है। देश और दुनिया के बहुत सारे पुरस्कार वो जीत चुका है। लोगों का बहुत भरोसा है उस पर। जैसे ही स्थिति अनुकूल होंगी, ये तीव्र गति से दौड़ पड़ेगा और जितने संकट आज महसूस किए जा रहे हैं उन सबसे वो मुक्ति पाएगा। आपने कोविड का जिक्र किया। अब कोविड की वजह से निश्चित रूप से पर्यटन बहुत प्रभावित हो रहा है। रेलें चल नहीं रही हैं, बसें चल नहीं रही हैं, तो परेशानियां। लेकिन बाजार खुल रहे हैं, दूसरी सब चीजें खुल गई हैं। क्या मुख्यमंत्री से आपने आग्रह नहीं किया कि अब हमारा पर्यटन उद्योग भी खुले, हमारे होटल भी खुल जाएं, हमारे यहाँ भी लोगों का आना जाने के लिए आप जो नियम बना रखे हैं, खासतौर पर अभी तो मंदिर को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है और भारत में तो जो पर्यटन है वो धार्मिक पर्यटन ज्यादा है। धार्मिक पर्यटन। तो क्या मुख्यमंत्री से इस विषय में कोई चर्चा हुई आपकी? जी, निस्संदेह हुई चर्चा, बात भी की है और क्रमशः सबको खोल रहे हैं। होटल्स भी क्रमशः पर्यटन की खुल रही हैं, मंदिरों को भी
अभी ओरछा में राम राजा मंदिर में पूजा शुरू हो गई। जी। तो इस तरह से बाकी सारे मंदिरों में जिस तरह फ्री फॉर ऑल टाइप का हो जाए, बाजारों में तो आप कोई नियम नहीं लगाते, बाजार में तो भीड़ की भीड़ टूट पड़ रही है, मास्क नहीं लगा रखा लोगों ने, दुकानदार ने नहीं लगा रखा, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, भगवान के वहां सरकार के सारे नियम आ जाते हैं। ऐसा ऐसा दोहराव क्यों? वो तो लोगों की, देखिए कोविड के जितने भी निर्देश हैं वो सख्त हो, वो व्यक्ति को स्वयं ही भीतर से जागृत होकर उसका पालन करना होगा, क्योंकि इस महामारी से निपटने का और कोई रास्ता है नहीं। आदमी खुद ही सजग सैनिक बने कि मैंने अपना मुंह बांध के रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है। अब आप जानते हैं कि धार्मिक स्थल और इनकी एकदम छूट देने के बाद इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हो जाएं कि अनुशासन और व्यवस्था बना के रखना मुश्किल हो सकता है। कोई भी जब तक वैक्सीन नहीं बनता, मुझे लगता है हमें इस प्रकार के प्रतिबंधों को स्वीकार करना ही होगा। तब तक तो आपका पर्यटन उद्योग वो जिस तरह से और क्रमशः खोल रहे हैं, और हजारों लोग उससे जुड़े हुए हैं रोजगार के संदर्भ में, क्रमशः खोल रहे हैं, और जितने कर्मचारी हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि कैसे कोविड से की रक्षा, पूरे परिक्षेत्र की, भोजन की व्यवस्थाओं की, जो मेहमान आते हैं हमारे पर्यटक, उनकी किस प्रकार से हम समुचित उनको व्यवस्थाएं प्रदान कर सकते हैं। अभी पिकनिक स्पॉट्स पे जाने में, पर्यटन जाने में रोक लगी हुई है। ये बरसात का मौसम है, इस दौरान शनिवार इतवार मांडू में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आप जिस क्षेत्र की विधायक हैं वहां सिमरोल चोरल में लोग, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए। मैं समझता हूँ कि 5-7 हजार रुपए रोज के तो भुट्टे बिक जाया करते थे। तो अब वहां पे सब प्रतिबंध 144 लगी हुई है, चालान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार तो प्रभावित हो रहा है। शहर जब खोल दिए तब तर्क दिया गया कि भाई लोगों को इकोनॉमी भी चलानी है, रोजगार भी चलाना है, धंधा भी चलाना है, लेकिन जो पर्यटन से जुड़ा हुआ धंधा है वो रोक रखा है। नहीं, शनि शनि सबको खोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी जा रहे हैं लोग, जैसे जाम गेट भी जाते हैं तो वहां मिल रहे हैं, भुट्टे बिक रहे हैं, और छोटे छोटे कामकाज लोगों के ऐसे शुरू हैं। मैंने कहा पर कि सबको निर्देश यही है कि भाई कोविड के निर्देशों का पालन कीजिए। मैंने आपसे कहा कि आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहां पे बहुत पर्यटन की संभावना है। महू में अपार, जब कैलाश विजयवर्गीय मंत्री थे तब उन्होंने कुछ इको टूरिज्म की बात भी की थी वो, लेकिन योजना शुरू हुई, सिरे नहीं चढ़ पाई, बाद में सरकार बदल गई। अब आपके वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, और जिस दूसरा आपका जो विभाग है संस्कृति, तो वहाँ टंट्या मामा की समाधि भी है, और अध्यात्म तो बहुत सारे मंदिर भी हैं, परशुराम की तपोस्थली है, दधीच जो बड़े ऋषि हुए उनकी त्याग स्थली है, शरीर स्थली है, नर्मदा की एक लंबी पट्टी है, चोरल जैसी जंगली नदियां हैं। तो क्या आपका रोड मैप है इसको लेकर? जी, इसको लेके अभी औपचारिक एक बैठक कर पाए हैं, क्योंकि कोविड के कारण आप देख रहे वल्लभ भवन भी बंद करना पड़ा, एकदम लगातार संख्या मरीजों की बढ़ रही थी। तो जो मन में जो विचार है, जो कार्य योजना में उतारना चाहते हैं, उसमें कोविड-19 से जूझती दुनिया के लिए यदि कोई आनंद और सुख की व्यवस्था हो सकती है तो वो स्पिरिचुअल टूरिज्म हो सकता है। और आपने जो जिक्र किया भगवान परशुराम की जन्मस्थली का, हम उसको आध्यात्मिक टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कल्पना, कार्य योजना में युद्ध स्तर पर लगे हुए, कि बहुत कुछ जितना काम हो चुका, आप जानते हैं पहले कितना दुर्गम था ऊपर चढ़ के जाना, अब जाना आसान है। तो वहाँ होम स्टे की कोई व्यवस्था हो, वहाँ योग, मेडिटेशन, वेदों के पठन पाठन, उनकी कोई लाइब्रेरी, इस प्रकार की एक समुचित व्यवस्था वहाँ पे स्थापित करना चाह रहे हैं, ताकि कोई आदमी, कोई परिवार इन विसंगतियों से मुक्त होना चाहे और सुख शांति आनंद का जीवन जीना चाहे तो 1 दिन 2 दिन वहाँ स्टे वो कर पाए। वहाँ अवतार संग्रहालय की भी परिकल्पना की है। उसके बाद नदी संग्रहालय, क्योंकि वो जाना पाव की जो पहाड़ी है बड़ी अद्भुत है। प्रतीक जी, वहाँ 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है, तो इस प्रकार का शोध केंद्र भी उसको वहाँ बनाना चाहते हैं। एक वैदिक केंद्र भी वहाँ बन सकता है, जहाँ वेदों की और वैदिक इनका अध्ययन और रिसर्च हो। वैदिक गुरुकुल की भी एक कल्पना, तमाम वेदों का अध्ययन हो, क्योंकि परशुराम जी तो समस्त वेदों के ज्ञाता थे, बल्कि ज्ञाता क्या, रचयिता भी कह सकते हैं आप उनको। और ये जो कोविड की चुनौतियां हैं, उनको यदि कोई मात दे सकता है तो हमारी वैदिक जीवन पद्धति दे सकती है।
इसलिए ये और समसामयिक हो जाता है कि युद्ध स्तर पर इन कार्यों को प्रारंभ किया जाए। टंट्या भील का भी बहुत संबंध है आपके क्षेत्र से, और उनकी वहाँ टंट्या भील की जो है वो बड़े सेनानी थे, शहीद थे, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े, बड़े राष्ट्रभक्त थे पुराने। तो क्या एक आपकी, चूंकि आपका बेल्ट है, उसमें वहाँ आदिवासी भाई लोग भी बहुत रहते हैं, वनवासी बहुत रहते हैं, वनवासियों की सभ्यता, वनवासियों की संस्कृति, टंट्या भील, इसको लेकर आपका विभाग के पास क्या योजना है? जी, उसके लिए एक संग्रहालय तो बना ही रहे हैं, जनजाति संग्रहालय मांडू और महू रोड पर वहाँ स्थापित करने का है। उसके बाद श्रद्धेय टंट्या मामा का जो जहाँ ट्रेन उनको सलामी देने रुकती थी, आज भी रुकती है, वहाँ एक स्मृति मंदिर उनका बनाना चाहते हैं, जिसमें जनजाति अपनी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, खान पान, रहन सहन, ये भी सब वहाँ परिलक्षित हो सके। माता शबरी जो प्रेरक रही हैं पूरे संपूर्ण वनवासी समाज की, एकलव्य, जितने भी इतिहास पुरुष रहे, पौराणिक पुरुष रहे, उन सब का वहाँ गैलरी बनेगी। जी हाँ, और उन सब से लोग प्रेरित हो सके कि हमें भी अपने जीवन में। जो इको टूरिज्म की एक बात भारतीय जनता पार्टी के पुराने शासनकाल में, जब शिवराज जी थे अपने तीसरे कार्यकाल में, तब एक इको टूरिज्म की बात बहुत होती थी। कैलाश जी तब वहां थे। उसको, उस काम जो रुक गया, उसको कैसे आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचा? इको टूरिज्म के लिए भी विभाग चिंतित भी है और उसको कर भी रहे हैं। जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बाहर भी, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान भी वर्षा के काल में लगभग बंद हो जाते, तो बाहर उनको की खूबसूरती के साथ, सुरक्षा के साथ पर्यटकों को वहाँ व्यवस्थाएं मिलें, इसमें भी जुटे हुए। उषा जी, अभी आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात चल रही है। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, शिवराज जी ने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब अगर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनना है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उषा ठाकुर के पास इस मायने में है, क्योंकि पर्यटन ही एकमात्र ऐसा मुझे लगता है जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सकता है। आपका डिपार्टमेंट, आपके अधिकारी इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल सब बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हम सबको 25 अगस्त तक माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मनिर्भर भारत में विभाग की क्या भूमिका होगी वो सारा रोड मैप बना के रखना है। तो युद्ध स्तर पे इसमें हम लगे हुए हैं, क्योंकि अभी जो कोविड की चुनौतियों के बाद पर्यटन का स्वरूप भी थोड़ा सा बदलेगा। होम स्टे, रूरल टूरिज्म, ये सब ज़्यादा लोकप्रिय होंगे, ऐसा हम लोग सब विचार कर रहे हैं। तो वहाँ के लिए उन लोगों को प्रशिक्षित करना, वहाँ स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना, टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं उनके आसपास में, तो उनके भी प्रशिक्षण बाकायदा जारी हैं। और अभी लगभग 510 कर्मचारियों का प्रशिक्षण ये बफर से सफ़र जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, इन चारों राष्ट्रीय उनके लिए बहुत मुस्तैदी से चयनित करके लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर्यटन में जो इसके बाद हम एक और भी मन बना रहे कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो धर्म के मठ मंदिर हैं, वहाँ उनके लिए भी रोजगार प्रशिक्षण उनके माध्यम से स्थानीय कामकाज खड़े करके उनको दिए जाएं। और मुझे लगता है कि हम इस पुरजोर कोशिश में लगे हैं कि पर्यटक विभाग और संस्कृति अध्यात्म सबसे ज्यादा रोजगार के माध्यम समाज को दे सके। उषा जी, पर्यटन में एक समस्या ये आती है कि जो बहुत पर्यटन मध्य प्रदेश में अपार संभावना है, बहुत सारी संभावना तो ऐसी जो आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो पर्यटन स्थल है। मांडू है, भेड़ाघाट है, पचमढ़ी है, महाकाल है, ये ओंकारेश्वर है, इनको तो आप जानते हैं। लेकिन जो अज्ञात पर्यटन है, एक तो उसको आप कैसे खोजेंगे, कैसे उसको पर्यटन केंद्र के रूप में बनाएंगे, एक तो मेरा सवाल ये है। और इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जो वर्तमान पर्यटन स्थल है वहाँ बहुत अव्यवस्था है। कई बार मैं देखता हूं, मैंने खुद अपने महसूस किया कि परिवार के साथ जाने पर महिलाओं के लिए एक वॉशरूम तक नहीं मिलता। हाँ। और सुरक्षा की बहुत समस्या है। हमारे यहाँ जो गहरे जंगल हैं, चोरल ओरल में, तो मालूम पड़ा कि भाई अनेक बलात्कार हो गए, लड़के लड़कियां अंदर गए हैं तो कुछ लोग उनको साथ बदतमीज करते हैं, बदसलूकी भी करते हैं। तो मेरे एक ही सवाल में 3 सवाल हैं। एक तो अज्ञात पर्यटन स्थल, दूसरा वहां पर सुविधाएं मूलभूत, और तीसरी सुरक्षा। जी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारा है वो अज्ञात पर्यटक स्थलों को ढूंढने में, ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टि से जो महत्व के हैं, ऐसी सब चीज़ों को ढूंढने में निरंतर लगा हुआ है।
हमने इसके लिए मैं आपको भी निवेदन करती हूँ कि आपके भी संज्ञान में कोई ऐसा हो तो हमने सबको मंगाया कि आपका कोई विचार, आपकी कोई ऐसी बात हो तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। कल अण्णा महाराज ने एक हजारी शिवलिंग चंदेरी का, कल उसके सारे डिटेल्स उन्हें दिए कि एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग में अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है। तो ऐसे जिनके सुझाव भी, जो प्रबुद्ध जन है मध्य प्रदेश के, जो जिस क्षेत्र में यदि उसको लगता है कि बहुत बेहतर संभावनाएं इसमें हो सकती है, उन सब के भी सुझाव हम आमंत्रित कर रहे हैं सादर, और उन सबको फिर अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, आर्कियोलॉजी के माध्यम से उन सब का ब्लूप्रिंट तैयार करके और उसको मध्य प्रदेश के नक्शे पे लाएंगे ताकि वो देश और विश्व के लिए दर्शनीय हो सकें। दूसरा सवाल मेरा था मूलभूत सुविधाएं। जैसे मैंने कहा कि कई बार हम परिवार के साथ जाते हैं, वॉशरूम नहीं है, कोई ऐसी एक छोटी सी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहाँ बैठकर हम फोटो खिंचवा सकें, थोड़ा सा बैठ सकें, या अपने साथ घर का खाना बना के ले गए हो तो वहाँ प्लेटें मिल जाए, कुछ खा लें। जी, ये सब मन में है प्रतीक जी। कल हम गए थे श्रीमंत बाजीराव पेशवा की जी समाधि पर। दुनिया के बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा, 41 युद्ध लड़े, 40 साल की उम्र में 41 युद्ध लड़े। और वहाँ सच में जो आपने कहा कि वहाँ सुलभ शौचालय तक, वॉशरूम तक नहीं है, तो कल सबसे पहले यही कहा है कि उसको एक सुलभ शौचालय वहाँ बना के समर्पित करेंगे। और सुरक्षा के लिए भी, महिलाओं की सुरक्षा भी, पर्यटन विभाग ये भी कोशिश कर रहा है कि अकेली महिलाएं भी यदि आए तो महिला सुरक्षा के लिए विशेष रूप से काम कर रहा है। ट्रेंड है, महिलाएं अकेली मोटरसाइकिल पे निकलती हैं विश्व भ्रमण पर। हम कई फोटो देखते हैं, तो दुनिया उनको भी सुरक्षा मिले, इस बात के लिए चिंतित है, क्योंकि सुरक्षा और सुविधा ये दो पर्यटन को संभावना को बढ़ावा देती है। सुविधा भी देना पड़ेगी, सुरक्षा भी देना पड़ेगी। चलिए, आपका दूसरा विभाग है अध्यात्म संस्कृति, और चूंकि आप संघ के एजेंडे पे चलने वाली नेता हैं, तो संस्कृति का क्या भगवाकरण हो जाएगा? ये है आपके हाथ में, संस्कृति मंत्रालय आ गया तो आशंकाएं लोग कर रहे हैं कि अब तो संस्कृति का भगवाकरण हो जाएगा, हिंदुत्व। संस्कृति तो है ही भगवामय, हिंदू और हिंदुत्व में आपको मिलेगा क्या? नहीं, मुगलों की कोई संस्कृति नहीं है। सबकी संस्कृति है। हर अच्छी उस चीज का जो राष्ट्र की भावी पीढ़ी को प्रेरित करे, निश्चित रूप से उस हर चीज का महत्व है देश में। नहीं, अब जैसे मांडव में मुगलकालीन स्थापत्य कला है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा है, तो संगीत कला है, उनकी अपनी है, और मांडू तो पहले से विकसित है, वहां और जाएंगे, अधिक उसके विकास की वो की जाएगी। और कला, संस्कृति, संगीत कभी भी जाति, मत और पद इसका हिंदूकरण करने का जो आरोप आप पे लगता है, कभी शिक्षा मंत्री आपका बन जाता है तो वो 4 नए ऐसे पाठ जोड़ देता है जो लगता है कि हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए। ये इस तरह की कोई कोशिश, क्योंकि आप संघ का एजेंडा लागू करे बिना मानेंगे फिर मैं देखिए, संघ का एजेंडा भारत और भारतीयता के अनुकूल है। संघ के एजेंडे में कोई एक बात भी ऐसी हो जो भारत भारतीयता के विरुद्ध हो तो आप सिद्ध कर दीजिए। दूसरी बात, आप हिंदुत्व को परिभाषित ही गलत तरीके से करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दे दी, फिर ये मत और पंथ जाति कहाँ रहा? ये तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है, जीवन शैली। और कोविड के बाद तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को वैदिक जीवन पद्धति पे चलना पड़ेगा यदि अपना जीवन बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना है। तो संस्कृति को बचाने के लिए आपका मंत्रालय क्या करेगा? संस्कृति को बचाने के लिए हमारा मंत्रालय अहिर्निश जुटा हुआ है और हर वो काम करेगा जो भावी पीढ़ी में राष्ट्रीयता को, संस्कारों को, संस्कृति को, खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ों को प्रतिस्थापित कर सके, आने वाली पीढ़ी के मन में हमारी संस्कृति और इन सब बातों के लिए गौरव का भाव पैदा कर सके। विपक्ष को तकलीफ क्या होती है? विपक्ष को तकलीफ क्या होती है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर संघवाद स्थापित करने लगते हैं। तो राष्ट्र और संघ एक दूसरे के पर्याय हैं। विपक्ष ये कहता है कि राष्ट्रवाद के, आपकी राष्ट्रीयता की परिभाषा, अगर वंदे मातरम कोई नहीं बोल रहा है तो मतलब वो भारत में रहने लायक ही नहीं। तो कहाँ गलत भाई? जो वंदे मातरम नहीं कहेगा, आप कुरान उठा लीजिए, आप बाइबल उठा लीजिए, आप दुनिया का कोई ग्रंथ उठा लीजिए, जिस जमीन पे आप रहते हैं, जहाँ के अन्य जलवायु से आप पोषित होते हैं, उसके प्रति ईमानदार रहना, वहाँ की सुख शांति समृद्धि में सहयोगी बनना, हर धर्म हर मत पंथ यही सिखाता है। मुस्लिमों को लगता है ना कि वंदे मातरम बोलना मतलब
उनकी जो वो ये कि खुदा को मानते हैं ना, वंदे मातरम बोलना है नहीं, उन्होंने भारत माता को मान लिया। कहीं उनको तकलीफ, उनके दिल में कुछ आशंकाएं हैं? ये उनको आशंकाएं जिनने कुरान ठीक से नहीं पढ़ी है। जिनने कुरान ठीक से पढ़ी वो जानते हैं कि जिस सरजमी पे रह रहे हो वहाँ का सम्मान करना, उसको प्रणाम करना, उसकी वंदना के लिए बात कहना कोई गुनाह और अपराध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को वंदे मातरम के दोनों हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने हाथ नहीं उठाए। ये तो देश की दुनिया देखेगी, दुनिया और देश देखेगा। दिल्ली के लोगों को तय करना चाहिए कि जो भारत माता की जय में जो हाथ नहीं उठता वो हाथ क्या नेतृत्व करने लायक है? क्या आप संस्कृतिवाद लादने के चक्कर में या संस्कृतिवाद स्थापित करने के चक्कर में एक उग्र एजेंडा अपनाएंगी या समन्वय संतुलन की बात करेंगी? भाई एजेंडा उग्र हो ही नहीं सकता। संस्कृति का एजेंडा और उग्र कैसे होगा? संस्कृति तो प्रमाण पे, तथ्यों पे आधारित है। जो हम हैं वही बताएंगे। अब जैसे ये जो मनावर में या धार में, कुक्षी में जो एक नया जैश आदिवासियों का एक संगठन शुरू हुआ है, वो कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनकी अलग संस्कृति है, उनकी अलग सभ्यता है, उनकी अलग परंपरा है। वो आपका जो वनवासी परिषद है, आपकी जो सेवा भारती है, वो हनुमान जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति उनको देती है। वो कहते हैं कि ये हमारे देवता ही नहीं है, हम आदिवासी लोग हैं, हम भील लोग हैं, हम भिलाले हैं, हम हिंदू नहीं हैं। आप कहते हो कि नहीं, आप हमारे वनवासी हो, हमारे पूर्वज हो। तो ये जो टकराव होगा संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति भी अपनी संस्कृति है और आप उसको हिंदू संस्कृति मिलाना चाहते हो, ये जो टकराव होगा तब आपका मंत्रालय क्या करेगा? हिंदू संस्कृति ही आदिवासी संस्कृति है। यही तो कुछ विवाद है। लोग षड्यंत्र पूर्वक युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाएंगे। 5,13,000 साल पहले का इतिहास इस बात का गवाह है। माँ शबरी राम का इंतजार करती हैं। आदिवासी और हिंदू अलग कैसे हो सकते हैं? ये जो सुनियोजित षड्यंत्र है, इन सब षड्यंत्रों से मुक्ति का मार्ग निकालना ही भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी है और तभी हम 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत निर्मित कर पाएंगे। देखिए, आरएसएस ने दो अपने खांटी स्वयंसेवकों को दो बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय दिलवाए। आपको दिलवा दिया संस्कृति अध्यात्म, मोहन यादव को दिलवा दिया उच्च शिक्षा। अब क्या ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से संबंधित चीजें, हालांकि ये शिक्षा मंत्री का प्रश्न है, आपकी संस्कृति, जो आप जिस संस्कृति की परिभाषा करती है वो संस्कृति के शिक्षा में आएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा? आनंदम में एक विभाग है मेरे पास, आनंद मंत्रालय जी, जो नैतिक शिक्षा की जो पाठ्यक्रम गायब किया शिक्षा में से, उसके बाद बच्चों का खोखलापन सारी दुनिया देख रही है। आप भी घर के बच्चों से बात करेंगे तो उस चीज को महसूस करेंगे। निश्चित रूप से कोई आत्मबल बढ़ाने वाला पाठ्यक्रम, कोई संस्कृति संस्कार का संरक्षण और संवर्धन करने वाला पाठ्यक्रम, वो जीने हमारी भावी पीढ़ी को भी प्रखर राष्ट्रभक्त बनाएगा, अच्छा इंसान बनाएगा, वो अति संवेदनशील बनकर एक बेहतर नागरिक बन सके। इस बात के लिए तो हर विभाग को काम करना होगा। अब आपके विभाग में जो एक अध्यात्म मंत्रालय भी आपके पास जी, बहुत सारे भारत में मठ हैं, मंदिर हैं। आप खुद भी आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राम कोकजी जी गुरु जी महाराज के पास गोंदवले धाम जाती हैं। ऐसे अनेक धाम हैं। इन धामों को, इन मठों को, इन मंदिरों को पर्यटन से जोड़ना और इन मंदिरों में से भी लोगों को रोजगार मिले और इन अध्यात्म के जो केंद्र हैं ये संस्कृति के को भी बढ़ावा दें, इस तरह का ट्रायंगुलर आप कैसे बनाएंगी? इस प्रकार का जो बनाना है त्रिकोण, वो ऐसे बनेगा प्रतीक जी कि 70,000 मठ मंदिर मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग में उनकी सूचीबद्ध है। अभी तक ये देखते आए कि धर्म और धर्मस्व के माध्यम से ये विभाग जनता से बहुत दूर है। ये अपनी व्यवस्थाएं कर्मकांड तक ही सीमित है। तो ये जन जन का विभाग बने बहुत अनिवार्य है। तो इन सब मठ मंदिरों के लिए एक पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं, सबके दायित्वों की भी बात कर रहे हैं कि यदि आपके अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी हैं। तो वो मठ मंदिर अपने जितना उनका दायरा है, जितनी उनका
कार्य क्षेत्र है उसमें वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं, और जो नई पीढ़ी है उनके एनजीओ बनेंगे, एनजीओ तो क्या बनेंगे, वो आसपास लोगों या को स्वयं जोड़े, सेवी संगठन बन जाए, अपने स्वायत्त समूह बन जाए, वो आसपास के लोगों को मठ मंदिर के साथ जोड़े। और अभी तो देखिए कोविड है, तो अभी तो हम जैसे गणेश उत्सव आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वर्चुअल पाठ करेंगे सारे मठ मंदिर, सुबह 10 बजे गणेश अथर्वशीर्ष का वर्चुअल पाठ करें। और आपको सिंगल नहीं करना है कि पंडा जी बैठ के खुद कर रहे, पंडा जी की ड्यूटी होगी कि वो आसपास के कम से कम 60 परिवारों को सूचीबद्ध करें और उसका चित्र डालेंगे, उसका मूल्यांकन विभाग की तरफ से। यही तो आरएसएस का एजेंडा है, यही तो संघ का एजेंडा है। जन जागरण और संस्कार देना, ये हर मानव का एजेंडा है। यही तो, इसी तरह से तो आप जो है वो अध्यात्म का संघीकरण करने जा रही हैं। या तो आपने गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ा नहीं, रोज पढ़ते, रोज पढ़ते हैं आप, फिर आप इस प्रकार का प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? आप जिस तरह से उसका, वो अथर्व वेद का एक हिस्सा है, उसके एक एक शब्द का आप अर्थ देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। ओम गम गणपताय नमः से शुरू क्या मिलेगा आपको उसमें, बताइए। ये जो भजन मंडलियां, प्रभु मैं अच्छा सुनूं, मैं अच्छा ही करूं, कौन सी बुरी बात सिखा रहा है गणेश चतुर्थी का पाठ? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि और वो है, मठ मंदिर, जिस तरह से आप मठों से जोड़ के 60 परिवार आपने जोड़ दिए, मठों से 60 परिवारों को आप गणपति अर्थ विशेष पढ़ा रही है, एक हिंदुत्व, हिंदूकरण तो नहीं करने जा रही है? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। मैं समाज को संस्कार के साथ जोड़ने जा रही हूं। अभी आपने कहा और आपने सुना भी होगा, मैंने कई बार महसूस किया, अभी ये दशा है कि मंदिरों में पंडित जी अकेले आरती कर रहे हैं। कहीं कहीं पहले तो 5-7 लोग इकट्ठे होते थे, कोई शंख बजाता था, कोई घंटा घड़ियाल मशीन बजाता था, वो इंस्ट्रूमेंट लगा लिया और लगता है अंदर सैकड़ों लोग हैं और पता चला एक पुजारी जी आरती घुमा रहे। ये हमारे पुरखों ने मंदिर सामाजिक केंद्र संगठन, सामाजिक संगठन का केंद्र बने, इसलिए इनका निर्माण किया था कि कम से कम दिन भर में आरती के वक्त तो गांव के लोग, समाज के लोग, मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठे हो पाए। अपने सुख दुख, कोई संसाधन नए नहीं थे कि भाई मोबाइल में ही सूचना हो गई है, टेक्स्ट एसएमएस कर दिया है, उसमें ही भजन सुन लिया, उसे आरती करें। अभी आप हंसेंगे और मुझे तो बहुत हैरानी भी है कि कई, मैं नाम नहीं ले सकती, कई ऐसे भी महामहिम, क्योंकि संस्कृति ठीक प्रकार से पीढ़ी को समझाना होगी। एक बच्चे को मैंने देखा कि वो टार्च जलाता है और भगवान के सामने घुमा के आरती कर देता है। जब तक उस बच्चे को ये नहीं समझाया जाएगा कि बेटा हमारे यहाँ घी के दिए की बाती लगा के हम प्रभु की आरती उतारते हैं, ये प्रतीक बनाया समझाने के लिए लोगों को, पर उसके पीछे साइंस है कि जब वो घी जलेगा तो वातावरण का शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और सायंकाल में जब ऑक्सीजन का थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है, उस समय हर घर में घी का दीप जल के तुलसी माँ के पौधे में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बढ़ेगी, सबका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ये विज्ञान है। अब इस विज्ञान को आप जो संज्ञा देना हो दे लीजिए, पर हम तो चाहेंगे कि मठ मंदिर में आसपास के लोग इससे जुड़े और इन संस्कारों को अपनी रग रग में प्रतिस्थापित करें। उषा जी, भजन मंडलियां गांव-गांव में प्रचुर मात्रा में होती हैं। हमारे भारतवर्ष में हर गांव में कुछ भजन मंडलियां होती हैं, कुछ मंडल होते हैं, रामायण मंडल होते हैं, हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंगलवार को पाठ करते हैं। पिछली सरकार में शिवराज जी ने हर ग्राम पंचायत स्तर पर 25,000 रुपए भजन मंडलियों को देने की बात की थी। कमलनाथ जी ने वहां के रोक भी दिया था, वापस ले लिए थे जी। तो ये भजन मंडलियों के माध्यम से क्या भाजपा अपना वोट बैंक बनाने जा रही है? भाजपा कभी भी वोट बैंक की चिंता नहीं करती। भाजपा अपनी जिम्मेदारी निभाती है। आप केंद्र को देख लीजिए, आप प्रदेश को देख लीजिए, हम हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं ईमानदारी के साथ। अब उसमें अब इन भजन जो लोक व्यापीकरण होना है होता रहे। अब ये अध्यात्म विभाग आपके पास, अब ये भजन मंडलियां आपके अधीन आ गई। अब ये जो गांव-गांव में मंडल है, रामायण मंडल है, भजन मंडली है, छोटी छोटी नाट्य मंडलियां हैं जो लोक गीत का प्रस्तुतिकरण करती हैं, इन सबको कैसे आप ग्रूमिंग करेंगी, इन सब का किस तरह से उपयोग करेंगी संस्कृति में? हमने उन सबको पंजीयन के लिए भी आमंत्रित किया है कि आप पंजीबद्ध संस्था बने, ताकि समय समय पर उनकी कलाओं का भी प्रदर्शन के लिए बेहतर
मौके उनको मिल सके, मंच मिले। हाँ। और गांव में आप जानते हैं कि ये छोटी छोटी रामायण मंडल हो गए, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कम से कम सब लोग इसी बहाने एक साथ बैठते हैं, उठते हैं और फिर उनका प्रस्तुतिकरण भी करवाएंगे और बकायदा इनको एक समूह के रूप में, पंजीबद्ध समूह के रूप में खड़ा करेंगे और सब राष्ट्र जागरण में लगे, संस्कृति के संरक्षण में लगे। इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो क्या गांव-गांव में भजन मंडलियों के माध्यम से, या जो आपका जो जिसको मैं कहता हूँ हिडन एजेंडा है, जिसका आप जिक्र नहीं कर रही, कि भजन मंडलियां हैं, रामायण मंडल हैं, दूसरी कला संस्कृति है, इसके माध्यम से अपनी घुसपैठ उस अंतिम आदमी तक बना देना? ये कोई मेरा एजेंडा नहीं है। ये तो बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा ना, तब से ये एजेंडा तय हो गया। उन विपरीत स्थितियों से लोकमान्य तिलक ने जब से गणेशोत्सव स्थापित किया, अनादिकाल से चले आ रहा यह कार्यक्रम है और इसकी निरंतरता बनी रहे। इसमें जो कष्ट हैं, जो तकलीफ है, उनको मैं दूर कर सकूं, मैं तो इतना ही कर पाऊंगी। उषा जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जो अभी मोटे तौर पर ये देखने में आता है कि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, हाँ जी। अब राम मंदिर के भूमि पूजन हो गया, ये हो गया, ये एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये राम मंदिर की वजह से ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें कोई एडवांटेज पर भाजपा आ गई है? ये तो बहुत ही गलत और शर्मनाक प्रश्न है। इसमें गलत क्या है? सदियों की लड़ाई प्रमाण और तथ्यों से जीती और भूमि पूजन किया है, इसका कोई एजेंडा नहीं, इसका हार जीत से कोई संबंध नहीं। नहीं, पर आपको एडवांटेज तो मिलेगा ना उपचुनाव में। भाई, जिसको उसके प्रति श्रद्धा होगी, और इस एडवांटेज को आप ऐसे राजनीति के साथ मत जोड़िए। अब कांग्रेस भी जो है ये देश की संस्कृति और सभ्यता का कांग्रेस भी विषय अब है। धार्मिक हो रही है थोड़ा सा, कांग्रेस भी हिंदुवादी एजेंडा अपनाने लगी है, तो स्वागत है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। वो भी अब राममय होती जा रही है। राममय तो संसार है, कण कण राममय। पर कांग्रेस, वो लोग देर आए दुरुस्त है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने देर से आजमाया है आपका फार्मूला? निश्चित रूप से। आप 2 से जो है वो 2 बार सत्ता में आ गए, हम सत्ता में आ गए, वो 450 से 40 पे आ गए। 40 पे आ गए। पर वो आज भी यदि स्वार्थवश आते हैं तो ये चिंता का विषय है। राम तो हमारे प्राण हैं। मंदिरों में आज भी बहुत सारी जगह पे सूचनाएं मिलती हैं कि आपने कहा कि मंदिर एक सांस्कृतिक केंद्र होते थे, मंदिर एक सामाजिक केंद्र होते थे, लेकिन और आरएसएस का भी एक समरसता का एक एजेंडा है या बिंदु है कि समरसता, समाज में समरसता होना चाहिए, संपूर्ण समाज में। अब देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे गांवों में, कई गांवों में छुआछूत है, वहाँ मंदिर में आना जाना नहीं है। क्या आपका मंत्रालय उस दिशा में कुछ सोचता है? निश्चित रूप से सोचता है और करने के लिए कटिबद्ध भी है। कई गांव में वास्तव में आप कह रहे हैं, जो इंटीरियर में ऐसा देखने को मिलता है, खासतौर पर बुंदेलखंड में, चंबल में ये बहुत है। तो कुछ कुछ उसमें मालवा में इधर भी मिलेगा। हम लोग यही बैठक समन्वय कि भाई हर इंसान प्रभु का बनाया हुआ है, जाति पाति का भेद ना किसी को मंदिर में प्रवेश करने से रोक सकता है। और ये भी कोशिशें पुरजोर तरीके से चल रही हैं कि अब गांव में कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर पृथक पृथक नहीं होंगे, सबके साझे होंगे। सबको स्वच्छता का और वहाँ की शुचिता का ध्यान रखना होगा। नदियाँ पर्यटन से जुड़ी हैं, नदियाँ संस्कृति से जुड़ी हैं और नदियाँ धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। जहाँ भी धर्म स्थल होता है वह नदी तालाब होते हैं। हमारी सभ्यताएं ही नदी के किनारे विकसित हुई। तो नदियों दूषित भी बहुत है, प्रदूषित भी बहुत है, औद्योगिकरण के कारण, विकास के कारण। आपका मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय इसके लिए अलग से काम करता है, लेकिन आपका मंत्रालय भी, क्योंकि हम मंदिरों का जो भी हम जाते हैं मंदिरों में, तो नदियों में हम बहुत गंदगी करके आते हैं, नारियल फैला देते हैं, तो कभी कुछ आटा डाल देते हैं, तो कभी कुछ डाल देते हैं, पॉलिथीन के प्रसाद उसाद फेंकते रहते हैं। तो हम नदियों को की शुद्धता के लिए भी कुछ आप योजना बना रही हैं? जी, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है, तब से स्वच्छता के प्रति देश का हर नागरिक जागृत हुआ है।
और अभी आप देखते होंगे इंदौर तो अपना नंबर 1 है। नदियों में फेंकने की जगह भी लगभग बंद है, फेंक ही नहीं सकता कोई। और ये जन जागरण धीरे धीरे हर व्यक्ति इस महत्व को समझ रहा है और सख्तियाँ भी हैं, घाटों पे भी सख्ती है। यदि आप पॉलीथीन और इसमें फेंक रहे हैं या मूर्तियाँ विसर्जित करने जाएंगे तो प्रतिबंध है। ना मूर्तियाँ विसर्जित हो रही, ना ताजिए विसर्जित हो रहे, ना पॉलीथीन की थैली में बने हुआ सामान हार फूल सामान कुछ भी विसर्जित नहीं कर दिया जा रहा है। और इसके लिए विभाग निश्चित रूप से जन जागरण भी करेगा और मठ मंदिरों में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ बड़ी जगह हैं उनमें तालाब बनाए जाएं, उनमें वृक्षारोपण किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग से भी बचने का रास्ता मिल सके। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संभव है, इस तरह की ब्रांडिंग संभव है इंटरनेशनल स्तर पे? क्योंकि बहुत सारे भारतीय विदेशों में हैं, बहुत संपन्न हैं, करोड़ों अरबों रुपए के उनके पास धन है, कि वो उज्जैन आए और उज्जैन से लेके महाकाल से लेके ओंकारेश्वर तक पूरा नर्मदा का सौंदर्य करते हुए एक टूरिज्म करके लौटे, जिससे कि आपको विदेशी मुद्रा की भी आय हो, लोगों को रोजगार भी मिले और एक बढ़िया सा एक ब्रांडिंग मध्य प्रदेश का हो, शाइनिंग मध्य प्रदेश जिसको हम कहते हैं, कि वो एक उस मध्य प्रदेश की हो। ऐसी कुछ कल्पना है आपके दिमाग में? जी है, ऐसा राम वनगमन पथ को लेकर है, ओम सर्किट जो अपने यहाँ का है, अमरकंटक, इन सब क्षेत्र को ऐसे ही विकसित करने की विस्तार पूर्वक कार्य योजना बनी है। और जो एक नर्मदा परिक्रमा होती है, जी, दिग्विजय सिंह ने उस नर्मदा परिक्रमा की और कांग्रेस को वापस लिया है सत्ता में। आपके यहाँ एक बड़े नेता होते थे अनिल माधव दवे, उन्होंने कई बार नर्मदा परिक्रमा की। जी, बाकी कुछ लोग नर्मदा परिक्रमा हवाई जहाज से कर लेते हैं, जीप से कर लेते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करता। लेकिन जिन लोगों ने पैदल किए, दिग्विजय सिंह और अनिल माधव दवे, उनका जिक्र करूंगा। क्या नर्मदा परिक्रमा स्थल को, नर्मदा परिक्रमा मार्ग को एक बढ़िया पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता? जी, उसका भी तैयारी चल रही है कि पूरी नर्मदा परिक्रमा में जो हमारे भक्तगण निकलते हैं उनके रहने के केंद्र अच्छे हो जाएं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा, उनकी सुविधा के भी बेहतर। भारत के 3 बड़े भगवान, जी, राम, कृष्ण और शंकर, ये 3 सबसे बड़े भगवान भारत के। राम भगवान का संपर्क मध्य प्रदेश से इसलिए है कि वो चित्रकूट में उन्होंने एक लंबा समय गुजारा और वहां से निकल के गए हो सकते हैं। कृष्ण भगवान का बाल्यकाल उज्जैन में सांदीपनी जी के आश्रम में हुआ, और भोलेनाथ ओंकारेश्वर में भी है और यहाँ भी है। तो क्या ये तीनों भगवानों को लेकर, जो मैंने कहा कि भारत के सबसे बड़े भगवान हैं और जन जन में व्याप्त हैं और लोग इनको हृदय में लेकर घूमते हैं, क्या इसको लेकर आपका पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और अध्यात्म मंत्रालय और पूरी की पूरी उषा ठाकुर इन 3 भगवानों को परिकल्पना करके कुछ अपने मध्य प्रदेश के बारे में सोचती हैं? क्या कोई ब्लूप्रिंट है क्या? जी, सबके लिए चल ही रहा है। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर में तो आप देख रही शंकर न्यास एक विराट शोध संस्थान के रूप में ही वो विकसित होगा और वैदिक जीवन पद्धति, वेदों का अध्ययन अध्यापन, ये शास्त्रार्थ, ये सब फिर से शुरू हो। भारतीय संस्कृति के जितने पावन उपक्रम हैं उनको लेके यहाँ काम हो रहा है। महाकाल में भी इस कार्य योजना को लागू करना चाहते हैं कि जैसे तिरुपति बालाजी और ये बड़े बड़े ट्रस्ट जिस प्रकार से लोक कल्याण के, शिक्षा के, प्रशिक्षण के, शास्त्र के जो काम हैं, ऐसे प्रशिक्षण के केंद्र बने ये बड़े बड़े मठ मंदिर। इतनी सरकारें गई, मध्य प्रदेश की इतनी सरकारें गई, कांग्रेस की भी गई, बीजेपी, कोई उज्जैन को एक बड़ा हम सांस्कृतिक केंद्र नहीं बना पाए, जहां विक्रमादित्य हुए, जहां कालिदास हुए, जहां आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने आने वाले 2000 वर्षों में कब भूकंप आएगा, कब ज्वार भाटा आएगा, कब ग्रहण आएगा, ये लिख रखा है। वो आर्यभट्ट उज्जैन में, जिन्होंने शून्य की खोज की। लेकिन हम उज्जैन को एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र नहीं बना पाए। हमारी सरकारों की विफलता है ये, आप मानती हैं? जी, काफी कुछ किया। देखिए, विचार कुंभ शुरू किया और कुंभ का तो पावन स्थल है ही उज्जैन। अब ये जो आपके सुझाव हैं इसको भी शामिल करके वास्तव में वो एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित होगा। 2 बहुत बड़े राजा मध्य प्रदेश में हुए हैं जिनका मध्य प्रदेश में बड़ा गहरा नाता। विक्रमादित्य तो खैर उज्जैन के राजा थे और ये जो राम मंदिर आप जिस जगह पे बनाने जा रही है, खोजा ही उन्होंने ही खोजा। और दूसरे सम्राट अशोक, उनका संबंध विदिशा से है और वहां रहे और उनकी पुत्री के नाम से विदिशा नगरी और तमाम
ये जो ऐतिहासिकता है जी हमारे उसमें मध्य प्रदेश में, चाहे वो सम्राट अशोक की हो, चाहे वो विक्रमादित्य की हो, कि वो भी बहुत बड़े योद्धा, बाद में उनको त्याग हुआ और उन्होंने हथियार त्यागे, और विक्रमादित्य की महानता तो कंधार तक, अफगानिस्तान तक उनका राज्य था। पूछिए नहीं। क्या ऐतिहासिकता को हम जोड़कर पर्यटन को विकसित करेंगे? निश्चित रूप से, और करना ही चाहिए। पर्यटन का महत्व भी तभी बढ़ता है और आने वालों की जिज्ञासा और उत्सुकता भी इन कारणों से और बढ़ेगी, और ऐसा करने की कार्य योजना है भी। अब भी क्षत्रिय समाज से आती है, बहुत सारे राजे रजवाड़े हैं बुंदेलखंड में, तो बहुत सारे राजा लोग हैं और तमाम जगह पे उनके महल हैं, गढ़ियां हैं, कोठियां हैं। अब वो खंडेर होती जा रही है, उनका रखरखाव करना ही मुश्किल है, एकड़ों में फैली हुई है, उनकी अगर पुताई कराने जाए तो लाखों रुपए लग जाए। तो उन हेरिटेज बिल्डिंग्स वो कोशिश करे पीपी मॉडल और इस प्रकार से होटल बन जाए, पर्यटन स्थल बन जाए, रिसोर्ट्स बन जाए जी, इस तरह ताकि सबके काम आ सके और उनका जीवंतता भी बने। और ये जो अभ्यारण्य है ये वन विभाग में आते हैं, लेकिन आप इनको किस तरह से पर्यटन हमने बताया आपको, बफर में जो सफर वाला हिस्सा है वो उसी में है कि वो है तो सब अभ्यारण्यों में, पर अभ्यारण्य के बाहर भी, भीतर ना जाएगा पर्यटक, पर बाहर प्रकृति का आनंद ले पाएगा, बेहतर व्यवस्थाओं के साथ वहाँ रह पाएगा और उसका सदुपयोग करेंगे अभ्यारण्यों का। बहुत धन्यवाद उषा दीदी, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश की, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री को, हालांकि साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने योजना बताई है उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उषा ठाकुर को पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्रालय क्यों दिया गया है। उनका एजेंडा साफ है, वो भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहती हैं, वो संस्कृति के माध्यम से अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को मजबूत करना चाहती हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।